4 साल पहले मेरे बीवी बच्चे एक्सीडेंट में मर गए थे। मैं बहुत टूट गया था जब मेरी माँ ने मेरी शादी बीवी की ही छोटी बहन से करवा दी, जो मुझसे बहुत छोटी थी। मैं कमरे में आता तो वो लाइट बंद कर देती और कहती, आपकी शक्ल देखकर बाजी याद आती है। कुछ वक्त बाद मुझे इससे मोहब्बत हो गई तो मैंने इस पर तवज्जो देना शुरू की। तो मालूम हुआ जब मैं घर आता हूँ तो रात उसने पहले बीवी के कपड़े पहने होते हैं और उनसे पहली बीवी की खुशबू आती है। मुझे बहुत अजीब महसूस हुआ और अगले दिन उसके लेटते ही कमरे की लाइट ऑन कर दी। मेरे होश उड़ गए। जब मेरा नाम कासिम है, मैं गांव का रहने वाला हूँ। हम गांव के लोग बहुत ही सादा सी तबीयत के होते हैं। एक सुबह मैं घर से निकला और भाई के स्टोर की तरफ चल दिया। मेरी छुट्टियां अभी बाकी थीं। अगले हफ्ते कॉलेज खुलने वाले थे। सोचा कुछ वक्त अपने घर वालों के साथ गुजारूं। हम भाई बात कर रहे थे जब एक फकीरनी आ गई जो कि शक्ल से पागल नजर आती थी। मेरे भाई ने 5 रुपए दिए, दोबारा मुझसे बातों में मसरूफ हो गया। हमें लगा कि चली गई होगी, लेकिन अचानक नजर पड़ी तो वहीं जमीन पर बैठी रोटी हाथ पर रखे खा रही थी। मैंने पानी का ग्लास भरा और उससे दे दिया। कुछ देर बाद मैं काम में मसरूफ हो गया। जब इस फकीरने ने मेरे भाई से कहा कि एक कोक दे दो, मैं मुस्कुराया तो वो फकीरनी समझ गई कि मैं उसके कोक मांगने पर मुस्कुराया हूँ। मेरी तरफ गुस्से से देखने लगी और मुझसे मुखातिब होते हुए बोली, मुस्कुरा रहे हो क्या? हम लोग बोतल भी नहीं पी सकते। मैंने उसकी तरफ देखा और मज़ाहिया अंदाज में बोला कि क्यों नहीं, ज़रूर पिएं, लेकिन ये मुफ्त नहीं मिलेगी। पहले मुझे बताओ, मेरी शादी नहीं हो रही। घर वाले कहते हैं पहले डिग्री हासिल करो फिर लड़की ढूंढेंगे। तुम्हारे पास हल है इसका या दुआ ही कर दो। अब वो मेरे नज़दीक आए, मुझसे मुखातिब होते हुए बोली, ये भी भला कोई मसला है? सब्र करो, कोई ना कोई तो होगी जिसको तुम पसंद आओगे। मैं हंसने लगा। मेरा भाई भी हमारी बातें सुनकर हंस रहा था और कहने लगा, इसको भला कौन पसंद करेगा? इसको छोड़ो, तुम अपनी बताओ कि कभी मोहब्बत नहीं हुई किसी से जवानी में? इस फकीरने ने शर्माते हुए चेहरा दुपट्टे में छुपा लिया। हम दोनों भाई इसके शर्माने पर हंसने लगे। वो कहने लगी, ये एक दर्द भरी कहानी है, और बोली, हाँ, मोहब्बत भला किसको नहीं होती। हर इंसान कभी न कभी किसी न किसी शख्स से मोहब्बत करता है, और मुझे भी मोहब्बत हुई थी। मैंने पूछा, फिर वो तुमको मिला नहीं जो भीख मांगने निकल जाती हो? कहने लगी, मैं बहुत खूबसूरत थी और वो मेरे मोहल्ले में रहता था। मैं जब भी जाती उससे मिलने तो वो मुझे कुछ पैसे दे देता और बोलता कि तुम बहुत दूर से आती हो सिर्फ मेरे लिए, ये पैसे रख लो। इसका बाप बड़ा जमींदार था। मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी, शदीद मोहब्बत। इतनी मोहब्बत कि मुझे लगता था कि अगर वो ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। एक दिन मैंने सुना कि कल एक बहुत बड़ी सी गाड़ी में कुछ लोग इसके घर आए थे। इसका रिश्ता हो गया था इसके जैसे लोगों में। मुझे अपने मुंह में जाने वाला रोटी का नवाला भी निकलना मुश्किल लगा। मेरा नशई बाप मेरा रिश्ता अपने किसी नशई दोस्त से करना चाहता था। मैंने अब्बा से कहा कि जहाँ चाहे मेरी शादी कर दे। अब्बा बड़ा खुश हुआ। वैसे भी जब मंजिलें हाथ से छूटती हुई नजर आए तो खसारे के डर खत्म हो जाया करते हैं। मेरे अब्बा ने कहा कि मेरी तो अपनी बड़ी ख्वाहिश है कि तुझे रुखसत होता देखूं, लेकिन तेरी माँ कहती है वो बीमार रहती है, घर कौन संभालेगा? शादी के बाद 2 महीने कैसे गुजरे पता भी न चला, और मेरा शौहर मुझसे उम्र में बड़ा था और दुबई में काम करता था। इसके जाने का दिन आ पहुंचा। उम्मीदें ख्वाब देके वो चला गया। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदल गए। इसने कोई राब्ता न किया। इसके जाने के बाद पता चला कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। दुआ करती थी कि मेरा शौहर मुझसे राब्ता करे। एक दिन मेरी दुआ कबूल हो गई। मेरे शौहर का फोन आ गया। मैं सिर्फ बात होने से ही खुश रहने लगी थी और पूरा दिन आप ही मुस्कुराती रहती। अपनी जिंदगी के 4 खूबसूरत साल मैंने अपने महबूब शौहर पर वार दिए, लेकिन अब मैं उसके साथ रहना चाहती थी। मैं बार बार उसे कहती कि वापस आ जाए, लेकिन इस बात पर वो टालने लगा और फ़ोन बंद कर देता था। मैंने एक मुर्दा बच्ची को जन्म दिया था। मैं अब जानती थी कि औलाद भी नहीं जिसकी खातिर मेरा शौहर वापस आ जाएगा। 5 साल इसी कश्मकश में गुजर गए। अब मेरे ससुराल वालों ने मुझ पे नज़र रखना शुरू कर दी। मैं बीमार रहने लगी, चीखती चिल्लाती भीख मांगती कि मुझे बाहर जाने दो, लेकिन सब ने मुझको रस्सी से बांध दिया और मशहूर कर दिया कि मैं पागल हूँ। मुझे उसकी कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ था।
میرا بھائی گھر جا چکا تھا۔ میں دیر تک اس فقیرنی کے ساتھ بیٹھا باتیں کرتا رہا۔ میرا دل چاہا کہ میں اس سے اپنی ساری کہانی کہہ دوں جو بہت کم لوگ جانتے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ یہ لڑکا جو گھر گیا ہے میرا بھائی رضا، یہ میری دوسری ماں کے پہلے شوہر سے ہے۔ میری پیدائش کے وقت کچھ ایسی پیچیدگیاں پیدا ہو گئیں کہ میری ماں بچ نہ سکے۔ بچوں کی دیکھ بھال کے لیے ابا شمسا کو بیاہ لائے اور یوں یہ میرا بھائی رضا بھی ہماری زندگی میں چلا آیا۔ ابا اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے ان کے بیٹے رضا کو بہت پیار کرتے، جہاں جاتے ساتھ ساتھ رکھتے تھے۔ ابا کی اس بات نے میرے دل میں ایک گرہ لگا دی۔ دل کے کونے میں نفرت پلنے لگی۔ رضا بہت تمیزدار بچہ تھا۔ ایک چیز جو میں نے شدت سے نوٹ کی کہ میرے اس نفرت کے رویے کے باوجود وہ مجھ سے بہت محبت کرتا اور میرے رویے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میری سوتیلی ماں نے گھر اور ابا کو اچھی طرح سے سنبھال لیا اور بہت اچھی عورت تھی، کبھی شکوہ زبان پر نہ لاتی۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دن رضا اس سے پوچھ رہا تھا، سوتیلا بھائی کیا ہوتا ہے؟ میرا پورا جسم کان بن گیا۔ مجھے لگا وہ میرا نام لے گی۔ میں سارا دن کا نکلا شام کو گھر آتا، ابا ڈانٹتے تو وہی عورت مجھے ان کے غصے سے بچاتی تھی۔ وقت نے ماں کو ہم سے چھین لیا اور اب ابا بھی بیمار رہنے لگے تھے۔ آخری وقت میں نے ابا کی بہت خدمت کی، کئی بار اٹھا کر ہسپتال لے جانے کے لیے گاڑی میں بٹھایا۔ ان کا کمزور وجود باہوں میں بھر کر کئی راتیں میں نے ہسپتال کے بیڈ پر جا کر گزار دی تھیں، لیکن ابا ٹھیک نہ ہوئے۔ مرتے وقت رضا کے ہاتھ میں میرا ہاتھ دیکھ کر بولے کہ کبھی ایک دوسرے کو تنہا مت چھوڑنا۔ میرے دونوں بڑے بھائی جن کو ابا نے پڑھنے شہر بھیجا تھا، پڑھائی مکمل ہونے کے بعد شادیاں کر لی اور ادھر کے ہی ہو کر رہ گئے۔ سال میں ایک بار بس ملنے کے لیے آ جاتے۔ اب تو ابا بھی نہیں رہے تھے تو ان لوگوں نے آنا بھی چھوڑ دیا۔ میری زندگی رضا کے گرد گھومنے لگی۔ میرے لیے رضا ہی سگا بھائی تھا۔ فقیرنی چلی گئی تھی اور میں عشاء تک دکان کھولے بیٹھا ماضی کو سوچتا رہا۔ آج سارا دن میں ماضی میں جیتا رہا تھا۔ وہ فقیرنی مجھے ماضی کی یاد دلا گئی تھی۔ کچھ دن بعد میری چھٹیاں ختم ہو گئیں اور میں واپس شہر آ گیا۔ یہاں میں اپنے بڑے بھائی کے گھر میں اس کے دیے کے مکان میں رہتا تھا۔ وہ اکثر مجھے کہتا کہ میں گاؤں کے گھر اور زمین سے اپنا حصہ لے لوں اور یہاں اپنا گھر بنا لوں اور ان کی سالی سے شادی کر لوں، لیکن میں ابا کے گھر کے ٹکڑے نہیں کر سکتا تھا اور رضا میرے لیے اپنے سگے بھائیوں سے زیادہ اہم تھا۔ ردا میری کزن تھی، میری دوست، میری ہم عمر۔ ہم اکثر ہی فون پر بات کرتے تھے۔ ہمیں عادت تھی کہ ہم لوگ جب تک ایک دوسرے سے سب کچھ شیئر نہ کرتے تھے چین نہیں آتا تھا۔ ایک دن ردا نے مجھے حیران کر دیا۔ اس نے کہا کہ وہ لاہور سے آئے ہوئے اپنے کزن کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے اور وہ یہ بھی چاہتی ہے کہ اس کے گھر والوں کو میں سمجھاؤں، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ مجھے تو کوئی منع نہیں کرے گا، سب میری بات مانتے ہیں۔ لیکن اس کے بھائی اور ماں نے کہا کہ وہ لوگ اس لڑکے کے خاندان سے کوئی رشتہ نہیں رکھیں گے اور ردا کی منگنی کہیں اور کر دی۔ میرے پیپرز ہو رہے تھے اور بہت دنوں سے ردا سے بات نہیں ہوئی تھی۔ پھر میں گاؤں آ گیا، لیکن ایک دن ردا نے مجھے حیران کر دیا کہ منگنی ہو کر ٹوٹ بھی چکی ہے۔ مجھے بہت دکھ ہوا تھا اور میں سب کو مناتا بھی رہا کہ یہاں ردا کہتی ہے وہاں منگنی کر دیں، لیکن کسی نے بھی اس بات کو سیریس نہ لیا۔ میں نے لاہور میں تعلیم مکمل کی تھی، ایف ایس سی کا امتحان اتنے اچھے نمبروں سے پاس کر لیا، میڈیکل کالج میں مجھے داخلہ مل گیا اور میں ڈاکٹر بن گیا تھا۔ ڈاکٹر بننے کے بعد میں باہر نہیں گیا، نہ جانے کیوں میرا خیال تھا کہ میری مٹی کو میری ضرورت ہے۔ میں گاؤں میں ہی ڈاکٹری کرنے لگا۔ پیسہ بھلے نہیں تھا، لیکن میرے اپنے گاؤں کے لوگوں کی دعائیں میرے لیے بہت تھی۔ گاؤں کی آبادی بہت تھی، بہت سی عورتوں کے لیے لیڈی ڈاکٹر اور بچوں کے لیے کسی چائلڈ اسپیشلسٹ کی ضرورت تھی۔ میں نے اپنے کچھ دوستوں سے بات کی اور لوگ ہفتے میں ایک دن ہمارے گاؤں آنے کے لیے راضی ہو گئے، کیونکہ یہاں ڈاکٹروں کی تعداد بہت کم تھی۔ میں صبح سے شام تک ہسپتال میں مصروف رہتا۔ میں اچھا ڈاکٹر تھا، مریضوں کو وقت دیتا تھا۔ اللہ نے میرے ہاتھ میں شفا رکھی تھی۔ جلد ہی آس پاس کے علاقے میں میری مشہوری ہو گئی۔ مشہور ہونے کے بعد پیسہ بھی آنے لگا تھا۔ جلد ہی میں اچھا کمانے لگا۔ اچھے سے علاقے میں نے مکان بنا لیا۔ میری ماں اب مجھے شادی کا کہتی تھی، لیکن اس وقت تک میں نے اس بارے میں سوچا نہیں تھا۔ ایک دن ردا ہمارے گھر آ گئی اور مجھے دیکھ کر بولی کہ واہ ڈاکٹر، تم تو پہچانے نہیں جاتے۔ میں نے کہا کیوں، اب میرے سینگ آ گئے ہیں؟ تو ہنسنے لگی اور بولی کہ اب لگا قاسم ہی ہو، بہت عرصے بعد ہم ملے تھے۔ بہت دیر تک باتیں ہوتی رہیں
اس نے بتایا کہ اس کے والدین کی ہی زندگی میں اس کی چھوٹی بہن کی شادی ہو گئی تھی۔ اللہ نے اس کو بیٹی عطا کی۔ زندگی سے کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں تھی۔ میرے بہنوئی میری والدہ کی پسند تھے، ان کی مرضی سے یہ رشتہ ہوا، لیکن جلد ہی اس کے سسرال والوں کو لگا جس دولت کے لالچ میں ان لوگوں نے شادی کی تھی وہ تو انہیں ملی نہیں۔ وہ لوگ کاروبار کے نام پر کبھی 1 لاکھ تو کبھی 2 لاکھ مانگنے لگے۔ والدین تو تھے نہیں جو ان سے پوچھتے۔ میرا بھائی چھوٹا تھا اور میری چلتی نہیں تھی۔ میں ان سے سوال کرتی تو میرے کردار پر باتیں کرتے کہ چھوٹی کی شادی کر دی اور خود تم والدین کی دولت پر سانپ بن کر بیٹھ گئی ہو۔ ردا نے کہا کہ اب وہ گاؤں میں رہے گی، اسے شہر میں نہیں رہنا۔ ردا کی بات سن کر میں تھوڑا گھبرا سا گیا تھا۔ یہ تو مجھے پتا تھا کہ ردا کی وہ اپنے فیصلے خود ہی کرتی ہے، لیکن ہمارے گھر میں رہنا یقیناً مشکل تھا۔ گاؤں کے لوگ باتیں کرتے، یہاں ابھی تک کزن کو بھی اس طرح کھلے عام مذاق تک کرنا معیوب تھا۔ میں نے معذرت کر لی۔ ردا نے دکھ سے مجھے دیکھا اور بولی کہ اگر رشتے کے بغیر نہیں رہ سکتی تو رشتہ بنا لو، مجھ سے شادی کر لو۔ میں حیران رہ گیا اور کہا میں نے اس کے متعلق کبھی ایسا نہیں سوچا۔ وہ واپس چلی گئی، یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا اور پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ یہاں اس کی ملاقات عازر سے ہوئی۔ دونوں کے ایک ہی مضامین تھے اور شاید دونوں کے مزاج بھی ملتے تھے۔ ردا کو سہارا چاہیے تھا۔ دونوں نے شادی کا فیصلہ کیا اور سوچا کہ اپنے اس رشتے کے بارے میں اپنے اپنے گھر بتائیں۔ انہوں نے اپنے طور پر تو فیصلہ کر ہی لیا تھا کہ وہ شادی کریں گے، اور اب وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کے اس فیصلے میں ان کے گھر والے بھی شامل ہو جائیں۔ عام طور پر بہنیں ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے اپنے دل کی بات کر لیتی ہیں، مگر ردا کے گھر میں یہ عجیب بات تھی۔ اس کی بہن سب کا قصوروار ردا کو سمجھتی تھی، اس لیے ردا آج بھی مجھ سے زیادہ قریب تھی۔ اس کا خیال تھا کہ میں اس کی باتیں آسانی سے سمجھ لیتا ہوں، اس سے بحث نہیں کرتا، اس کی بات مان لیتا ہوں، جبکہ اس کے والدین کے بعد اس کی بہن بھی اسے چھوڑ چکی تھی۔ بات تو یہی تھی کہ میں اس کی بات آسانی سے سمجھ بھی لیتا تھا اور اس سے اس کے بارے میں بات بھی کر لیتا تھا۔ ردا کو اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ردا کی بہن روایتی قسم کی لڑکی تھی، اسے صرف اپنے شوہر کی فکر تھی۔ اس کی ساری توجہ کا مرکز اس کا گھر اور بچے تھے۔ وہ چاہتی تھی ردا جس گھر میں رہتی ہے، جو کہ اس کے والد ردا کے نام کر گئے تھے، یہ گھر ردا اس کے نام کر دے۔ ردا کی بہن صرف اپنے شوہر کی سنتی تھی اور کبھی اس کے خیالات اور مشوروں کو مکمل طور پر نظر انداز نہیں کرتی تھی۔ ردا کا مجھ سے ایک عجیب دلچسپ قسم کا تعلق تھا۔ اس کا اپنی بہن کے ساتھ کچھ بھی شیئر نہ کرنا اس کی بہن کی لالچی طبیعت ہی وجہ تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ بہت سی باتیں اپنی بہن سے نہیں کرتی تھی۔ میں تو اس سب کو صرف دوستی سمجھتا تھا، یا سمجھ لیں اتنی ہی تھوڑی سی بے تکلفی جیسی کزنز میں ہوتی ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا میں جس راہ پر نکل چکا ہوں میرے ساتھ معاملات مختلف تھے۔ وہ مجھ سے ہر موضوع پر کھل کر بات کرتی۔ اسے پتا تھا کہ میں اس کے خیالات کا احترام کرتا ہوں اور مجھ سے ہر بات کر سکتی ہے۔ میں اپنی رائے ضرور دوں گا لیکن مسلط نہیں کروں گا۔ اسے احساس دلاتا تھا کہ اس کی رائے کی بہت اہمیت ہے۔ یہی وجہ تھی میں جو بھی کہتا تھا ردا آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتی تھی۔ ایسا بھی ہوا کہ میری توقع کے خلاف اس نے میری بات مان بھی لی تھی اور گھر کا آدھا حصہ اپنی بہن کو دے دیا، حالانکہ اس پہ صرف ردا کا حق تھا کیونکہ اس کے والد اپنی زندگی میں ہی یہ گھر ردا کے نام کر گئے تھے۔ ردا کے لیے میرے جذبات بدل چکے تھے۔ اب میں جب تک اسے دیکھ نہیں لیتا تھا مجھے لگتا تھا میری زندگی بے معنی ہے۔ میں 5 گھنٹے کا سفر کر کے اس کے پاس پہنچا۔ جب مجھے پتا چلا وہ ایک لڑکے میں دلچسپی لے رہی ہے جو یونی میں اس کا کلاس فیلو ہے، جیلسی سمجھے یا کچھ بھی، یہ بات مجھے برداشت نہیں ہوتی تھی اور میں نے ردا کو پرپوز کر دیا۔ وہ پہلے بھی ایک بار خود مجھے شادی کا کہہ چکی تھی، اس لیے ہم نے سوچ لیا تھا ہم دونوں ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں اور ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے ہیں تو بہتر ہے نکاح کر لیں۔ میں نے ردا سے کہا مجھ پر بھروسہ کرو، میں زندگی میں کچھ نہ کر سکا لیکن تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ ردا نے کہا اسے کسی بھی وعدے کی ضرورت نہیں، اسے مجھ پر بھروسہ تھا، لیکن ایک بار میں اس کے یونی کے اس کلاس فیلو سے ملنا چاہتا تھا جو چپکے سے میری ردا کو مجھ سے چھین لیتا اگر میں وقت پر نہ پہنچتا۔ وہ ویسا ہی تھا جیسے پنجاب کے امیر گھرانوں کے بچے ہوتے ہیں۔ سچی بات تو یہ تھی کہ اگر خوبصورتی کی کوئی اہمیت ہوتی تو میرے مقابلے میں وہ یقینی طور پر زیادہ خوبصورت تھا۔
वो एक पुरकशिश शख्सियत का मालिक और एक वजीहा इंसान था। खानदानी दौलत ने उसकी ज़ात में खुद एतमादी भी भर दी थी। आजर का ताल्लुक शहर के काफ़ी मशहूर ख़ानदान से था। वो हमारे मुकाबले में बहुत ज़्यादा अमीर लोग थे। मैं एक मामूली सा डॉक्टर। हमारी ज़िंदगी बहुत से इंसानों के मुकाबले में बहुत खुशहाल थी, मगर उनका शुमार अमीर तरीन लोगों में होता था। लेकिन बीवी साबिर शाकिर हो तो दौलत मायने नहीं रखती। और फिर एक खूबसूरत दिन में मैं और रिदा शादी के बंधन में बंध गए। मेरी जिंदगी ही बदल गई। रिदा की मोहब्बत ने मुझे बदल कर रख दिया था। मुझे फख्र था कि अपनी शरीके हयात पर उसने हमेशा मुझे समझा, हमेशा मेरा साथ दिया। लेकिन जिंदगी में हमेशा खुशियां नहीं रहती और ऐसे ही गम भी मुस्तकिल नहीं होते। शादी के 5 साल बाद मेरी बीवी बच्चों का एक्सीडेंट हो गया। ये सदमा मेरे लिए इतना बड़ा था कि मैं अपना आप भूल गया और खुद को दुनिया से अलग कर लिया। मेरी ज़हनी हालत ऐसी थी कि मैं ऑपरेशन नहीं कर सकता था। इसलिए मेरे साथ डॉक्टर से मुझे कहा कि मैं कुछ दिन घर पर रहूं। इन्हीं दिनों रज़ा ने कहा कि वो शादी कर रहा है। लड़की बहुत अच्छे खानदान से थी। मुझे एक तरह से खुशी भी हुई कि रज़ा की शादी एक अच्छे दौलतमंद खुशहाल घराने में हो रही थी, मगर दूसरी जानिब मैं परेशान भी था कि मैं इस तरह के रिश्तों के मसाइल भी अजीब होते हैं। कहीं मेरा भाई भी मेरी तरह रिश्तों की आजमाइशों में न पड़ जाए। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इन दिनों मैं शदीद ज़हनी दबाव का शिकार था। उल्टी सीधी सोचें मुझे घेरे रखती थीं। रज़ा ने मुझे कहा, तुम भी शादी कर लो ताकि कोई दुख दर्द बांटने वाली हो, देखना तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। रज़ा ने माँ से क्या कहा और क्या नहीं पता नहीं, लेकिन मेरी एक न चलने दी और मुझे कहा कि रिदा की छोटी बहन से वो लोग मेरी शादी कर रहे हैं। मैं शर्मिंदा था, कैसे रिदा की बहन का सामना करूंगा। कभी मैं रिदा की वजह से इससे रिश्ता रखता था, मेरी बहनों जैसी लड़की से मैं कैसे रिश्ता जोड़ लेता। और फिर मेरी शादी रिदा की बहन से हो गई। मैं जब भी कमरे में आता वो लाइट ऑफ कर देती और कहती कि मुझे आप में अपनी बहन नजर आती है। मैं समझता था कि वो भी मेरी तरह रिश्ता बदल जाने से कंफ्यूज है, घबरा रही है। फिर उसने मेरी बीवी के कपड़े पहनने शुरू कर दिए जिनसे मेरी बीवी की खुशबू आती थी। मैं बहुत परेशान था। एक दिन मैं घर आया तो उसने मेरी बीवी के कपड़े पहन रखे थे। उसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वो रिदा ही थी। मैं अपनी जगह पर साकित हो गया। ये कैसे मुमकिन था? रिदा मेरे पैरों में बैठी रो रही थी और मैं ऐसे जैसे बदन में लहू बाकी न रहा था। मैंने उससे पूछा कि ये सब क्या था। उसने कहा कि एक्सीडेंट के वक्त वो बच गई थी, लेकिन उसे अगवा कर लिया गया था और मुझे लगता था तुम मुझे कबूल नहीं करोगे, इसीलिए मैं घर नहीं आई। मुझे लगता था तुम मुझसे नफरत करोगे। फिर एक दिन एक फकीरनी मिली। उसने मुझे कहा कि तुम वापस जाओ, तुम्हारा शौहर तुम्हें कबूल कर लेगा। उसने मेरे लिए बहुत सी दुआएं की और फिर एक दिन रज़ा ने मुझे देख लिया, लेकिन मैंने अपने खदशात बताए तो उसने कहा हम तुम्हें दोबारा से घर ले जाएंगे और कासिम तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मैं फिर भी नहीं मानी तो उसने ये प्लान बनाया कि तुमसे कहा जाए कि मैं रिदा की छोटी बहन हूँ, लेकिन आज तुमने मुझे देख लिया। मैं सब कुछ सुनकर हैरान था। बच्चों की मौत की खबर ही बहुत बड़ा जख्म था जो फिर से हरा हो चुका था। अपनी बीवी की मौत पर सब्र कर चुका था। अपने सामने उसे देखकर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन मैं रवायती शौहर साबित हुआ। एक दिन बाद बीवी कहीं रात गुजार ले तो हम मर्द उसे कबूल नहीं करते। वो तो फिर पूरे 1 साल बाद का कह रही थी कि उससे डर था कि उसका शौहर कबूल नहीं करेगा। और अगवा करने वालों का मकसद भला क्या हो सकता था। मैं उस दिन खामोशी से घर से निकल गया। रज़ा से भी गिला किया, अपनी माँ से भी, जिन लोगों ने सच को मुझसे छुपाया था। हम रवायती मर्द खुद चाहे जो भी करते फिरें, लेकिन औरत के मामले में इतने ही शक्की मिजाज होते हैं। मैं भी अपनी इस बीवी को कबूल नहीं कर सकता था जो मेरी मोहब्बत भी थी। मैं सब कुछ भूल गया और अपनी नाम निहाद इज्जत ही याद रही। वक्त गुजरता गया। रज़ा की बेटी, जिसे मैंने अपनी बेटी बना लिया था, वो भी चाचा कहने के बजाय मुझे बाबा ही कहती थी और मेरी हर बात उसके लिए हरफे आखिर थी। मुझे भी इस पर फख्र था, लेकिन जिंदगी में अक्सर ऐसे मोड़ आते हैं जो बहुत मुश्किल होते हैं। मुझे पता चला था वो अपने किसी क्लास फेलो को पसंद करने लगी है, लेकिन मैंने पहली बार ये महसूस किया कि मुझे एक बार उससे बात करनी चाहिए। हालांकि जिंदगी में जब मुझे किसी की सुनना थी तब मैं खामोश रहा था, और अब एक लड़की जो मेरी भतीजी थी, मेरी बेटी थी, उसकी मोहब्बत मेरी इस औरत की मोहब्बत से जीत गई थी।
जो मेरी बीवी थी, जो मेरे नाम पर इस घर में रह रही थी, लेकिन मैं उससे कोई रिश्ता नहीं रखता था। मेरी बेटी जब छुट्टियों पर आई तो मैंने उससे अपने खदशात से आगाह किया था। उसने मेरी बातें सुनी, फिर हंसती थी। मुझे ऐसे लगा जैसे उसकी हंसी में कुछ छुपा हुआ है, थोड़ी परेशानी है जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रही है। लेकिन उसने एतमाद से कहा, नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं। जब मैंने उससे अपनी कसम दी और कहा कि मैं उसकी जिंदगी का ये फैसला उससे पूछ के करूंगा, बेफिक्र रहे, तो उससे मुझे सब बता दिया। काश यही जुमला मैंने 10 साल पहले अपनी बीवी से कहा होता तो आज हम दोनों एक छत तले अजनबी ना होते। मेरी बेटी ने कहा, उसे यासिर से मोहब्बत है और बड़ा भरोसा है, बड़ी हमांगी है हम दोनों में। हमारा मिजाज, हमारी सोच, हमारे ख्यालात सब एक जैसे हैं। मैं खामोश हो गया था। वालिदैन और क्या कर सकते हैं। आजकल बच्चों को सिर्फ कहा जा सकता है, समझाया जा सकता है, इनकी समझ में आ जाए तो आ जाए। मगर न जाने क्यों मुझे भरोसा था कि मेरी बेटी के साथ अच्छा ही होगा। यकीनन वो जो कुछ कर रही है समझ बूझ कर ही कर रही है। वो समझदार लड़की है, कभी भी उसने मुझे मायूस नहीं किया है। वो ठीक फैसला ही करेगी। लेकिन मैं यही सब अपनी बीवी के लौट आने के बाद भूल गया कि वो खुशी से अगवाकारों के साथ नहीं गई थी। काश मैं तब ये बात समझ सकता। फिर यासिर के घर वाले हमारे घर आ गए। एक रस्मी सी मंगनी की तकरीब हो गई और हम सब लोगों ने ये सोच लिया और समझ लिया कि हमारी बेटी का फैसला ठीक होगा और वो ब्याह कर अपने घर चली जाएगी। वक्त बदल गया था। 21वीं सदी के बच्चे हमसे ज्यादा समझदार होते हैं। वक्त उनके हाथ में होता है, अपना अच्छा बुरा समझ सकते हैं। ये तय हुआ कि शादी 1 साल के बाद जब दोनों अपनी तालीम मुकम्मल कर लेंगे तो होगी। हम लोगों ने अपने तौर से शादी की तैयारियां शुरू कर दी थीं। एक दिन खबर आई कि यासिर की वालदा की तबीयत खराब है और यासिर अपने घर चला गया है क्योंकि इसकी वालदा ने उससे मिलने की ख्वाहिश की है। वो इनका बड़ा बेटा था। वो फौरन ही रवाना हो गया था। 4 दिनों के बाद यासिर का फोन आया कि वो भी आ रहा है। मेरी बेटी से कहा कि तैयार रहे, मेरी वालदा अपनी होने वाली बहू से मिलना चाहती है। उनकी ख्वाहिश है कि वो उसे देख ले, न जाने कब उनका इंतकाल हो जाए और मरने से पहले वो अपने बेटे की दुल्हन को देखना चाहती हैं। मुझे पूछा तो मैंने इजाज़त दे दी। ना भी देता तो वो ज़रूर जाती, क्योंकि एक दूसरे पर अब इतना तो हक हम बड़े दे ही चुके थे। लेकिन अपनी बेटी से कहा कि यासिर से कहो लोकेशन सेंड कर दे, मैं खुद तुम्हें ले चलता हूँ। वहाँ जाके अजीब सी सूरत हाल हो गई। यासिर की वालदा की हालत बहुत ख़राब थी और उनकी आखिरी ख्वाहिश यासिर की शादी थी। हम लोगों ने उनके सामने सादगी से दोनों का निकाह पढ़ा दिया। यासिर के बड़े ख़ानदान और बड़े घर में हमारी बड़ी खातर मदारत हुई थी। यासिर के घर वालों ने मुझको और अपनी बहू को बहुत इज्जत दी थी और उनके साथ रहकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। मैं भी बहुत खुश था कि मेरी बेटी की शादी अच्छे घराने में हो गई। ससुराल में एक दिन रहने के बाद मेरी बेटी वापस आ गई, लेकिन अपने ससुराल की इमारत और दौलत के किस्से उसकी जुबान पर थे। शहर के बड़े महंगे इलाके में बहुत बड़ी जगह उनका बंगला था, जहाँ पूरा खानदान रहता था। वो लोग हमारी हैसियत से कहीं बढ़कर थे। हमारा खानदान पढ़े लिखे लोगों का खानदान था। रज़ा ने मुझे कहा कि तुमने गलत फैसला किया, रिश्तेदारी अपने जैसों से करनी चाहिए। लेकिन मैंने उससे ये भी बात छुपा ली कि ये हमारी बेटी की ख्वाहिश थी। कितनी अजीब बात थी। मुझ जैसा रवायती मर्द जिसे गैरत सबसे महंगी लगती थी, वही सब कुछ कर रहा था। बेटी को सादगी से रुखसत कर दिया था और इतने बड़े फैसले पर किसी से पूछा भी नहीं था। 2 माह भी नहीं गुजरे थे जब एक दिन मेरी बेटी ने फ़ोन करके बताया कि उसने यासिर से रिश्ता तोड़ दिया है, तलाक ले ली है। मैं ज़िंदगी में दूसरी बार इस हालत में था कि मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरी बेटी रिश्ता तोड़ने पर मुझ पे गई थी। रिश्तों को ऐसे तोड़ती थी जैसे खिलौने हो। मैं भी तो यही करता रहा था। मैंने उससे पूछा कि इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया, आखिर हुआ क्या था। कहने लगी सब ठीक था और ठीक नहीं भी था। उसने संजीदगी से जवाब दिया था कि पैसा सब कुछ नहीं होता। यासिर मुझे कमतर समझता है, ठीक इसलिए कि मेरे लिए यही अच्छा है। यासिर इस रिश्ते को बोझ समझता था, फिर भी चाहता है कि मैं उसके साथ इस रिश्ते को घसीटती रहूं, जो मेरे लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए सारी उम्र परेशानी में गुजारने से बेहतर यही लगा हम दोनों जल्द ही एक दूसरे को अल्लाह हाफिज कह दें। लेकिन यासिर को इस हक महर की भी फिक्र है।
जो उसे मुझे देना पड़ेगा। मैं सोच रहा था मेरी बेटी वाकई मेरे जैसी थी, मुझे भी रिश्ते को घसीटना नहीं आया था। कुछ दिन बाद मेरी बेटी घर आ गई थी। जितनी जल्दी में रिश्ता जुड़ा था उतनी ही जल्दी टूट चुका था। मेरी बेटी के चेहरे पर बढ़ती हुई परेशानी के साथ मेरे अंदर न जाने क्यों एक दर्द की लहर सी दौड़ गई थी। मैं कैसा बाप था। बेटी उजड़ चुकी थी और मैं बेबस था। मैंने उससे पूछा, रज़ा भी आ चुका था, मेरी बीवी रिदा भी वहीं थी। आम हालात में वो मेरे सामने नहीं आती थी, लेकिन इस वक्त सारे घर वाले इस खबर पर हैरान और परेशान थे। मेरी बेटी ने कहा, मुझे इस बात के लिए माफ़ कर दें कि मेरे इस फैसले के बाद रिश्तेदारों में जो बेइज्जती होगी वो मेरी वजह से आप लोगों को ही सहना होगा। एक अच्छे रिश्ते को मैं अपनी मर्जी से खुद ही तोड़ रही हूँ, जिसका मुझे एहसास है कि आप लोगों को भी मेरे ससुराल वाले अच्छे लगे थे। यासिर भी मुझे भी अच्छा लगा और शायद वो अच्छा भी हो। मोहब्बत करता था, पैसा आम था, लेकिन जिंदगी सिर्फ मोहब्बत के साथ तो नहीं गुजारनी है। यासिर कानों का कच्चा इंसान है, मुझ पर शक करता है। मेरे किसी क्लास फेलो की कॉल आ जाए तो पहले मेरे ससुराल वाले नंबर देखते हैं। यासिर को लगता है कि इनके घर की औरतें बहुत बाकिरदार और हया वाली हैं, जबकि मैं आज़ाद माहौल की लड़की हूँ। मेरी समझ में नहीं आता है कि इन घरों की माएँ अपने बच्चों की कैसी तरबियत करती हैं, कैसे देखती हैं कि इनके ना कोई उसूल हैं और ना ही कोई ईमान। कैसे जिंदगी गुजारते हैं ये लोग, दकियानूसी सोच रखते हैं। बड़े घरों में रहने के बाद भी इनकी सोच नहीं बदली थी, अभी भी वो लोग पुरानी सोच रखते हैं। और मैं सोच रहा था मेरी बेटी को पता चल जाए कि सोच का ताल्लुक बड़े घर या छोटे घर से तो नहीं होता। अगर ऐसा था तो मैं अपनी बीवी के लौट आने को कबूल क्यों नहीं कर सका, जो अब भी मुझे देखती तो नजरें झुका लेती है, जिससे मुझसे उतनी मोहब्बत है कि आज तक मेरे इस रवैये के बाद भी मुझे छोड़कर नहीं गई। मेरी बेटी घर आ गई थी तो मुझे लगा था, मैं तो सोचता था औरतें कितनी मजबूर होती हैं, मर्द हाकिम हैं, लेकिन मेरी बेटी ना तो मजबूर थी और ना ही बेबस। उसने जिससे मोहब्बत की थी उसे अपने घर वालों से अलग करना चाहती थी, और यही बात उसके शौहर के लिए मुश्किल थी। और ससुराल वालों की पाबंदियां वो कैसे बर्दाश्त करती, जबकि मैंने आज तक इस पे कोई पाबंदी रखी नहीं थी। मेरी बीवी ने मेरी बेटी को समझाया कि वो गलत कर रही है, घर एक बार बनता है दोबारा नहीं। लेकिन मेरी बेटी को हर वो इंसान पुरानी सोच का लग रहा था जो उसे समझाता था। उन्हीं दिनों मेरी बीवी बीमार हो गई। मैं उससे बात ज़रूरत की हद तक ही करता था। इस दिन मैं अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में आए मरीज के ऑपरेशन में मसरूफ था। जैसे ही बाहर निकला मेरे फ़ोन पर 20 मिस कॉल थी। मैंने घर फ़ोन किया तो पता चला मेरी बीवी को हार्ट अटैक हुआ था और इसे करीबी हॉस्पिटल ले गए। उस दिन पहली बार मैंने सोचा था, अगर रिदा न रही तो क्या होगा। मेरे अंदर का रवायती शख्स एक बार फिर अपने मफाद की खातिर ही फिक्रमंद था। जाहिर है बीवी से ज़्यादा कौन हो सकता है जो आपका ख्याल रख सकता है। रिदा मुझसे चाहे बात कम करती थी, मेरा सर्द रवैये की वजह से दूर ही थी, लेकिन मेरी हर ज़रूरत का उसे ख्याल रहता था। कभी ऐसा नहीं हुआ था मेरे उठने से पहले नाश्ता न बना हो या कपड़े इस्त्री ना हो। मैं उससे मोहब्बत करता था जो कहीं बहुत पीछे रह गई थी, लेकिन अब उसकी आदत हो चुकी थी, और आदत मोहब्बत से ज़्यादा खतरनाक होती है। मैं अपनी बीवी के पास पहुंचा तो डॉक्टर्स उसे इमरजेंसी में ले जा चुके थे। कुछ देर बाद डॉक्टर ने बताया कि उसकी हालत बहुत ख़राब है, दुआ की नहीं दुआ की ज़रूरत है। सब घर वाले दुआएं कर रहे थे। मैंने उस दिन ये भी जाना कि मैं एक डॉक्टर होकर अपनी ही बीवी की बीमारी से बेखबर था। पता नहीं कब से उसके दिल का मसला था। डॉक्टर्स बाहर आए तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। उस दिन मैंने सोचा, कासिम मोहब्बत सो ज़रूर गई थी लेकिन मरी नहीं थी। तुम्हें आज भी रिदा से मोहब्बत है। अगर मोहब्बत ना होती तो इसके लौट आने और सब सुनने के बाद तुम आगे बढ़ जाते, दूसरी शादी कर लेते, लेकिन तुम भी तो इस सर्द जंग में साथ साथ ही रहे थे। डॉक्टर से बताया रिदा अब खतरे से बाहर है, लेकिन कोई भी टेंशन उनके लिए खतरनाक हो सकती है, इसलिए कोई बुरी खबर उन्हें मौत के मुंह तक ले जा सकती है। रिदा घर आ गई। उस रात में अपनी बीवी के सरहाने बैठा रहा, बिल्कुल खामोश। देर तक उसके चेहरे को देखा। खूबसूरत चेहरा अब मुरझा चुका था, बालों में चांदी उतर आई थी। रिदा बहुत कमज़ोर हो गई थी। उसने आंखें खोली तो मुझे अपने करीब देखकर परेशानी से मुझे देखा और बोली, खैरियत तो है? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अपने कमरे में नहीं गए? मैंने कहा, हाँ खैरियत है, तुमसे एक काम था।
उसने कहा कि कैसा काम? मैंने कहा अगर कोई ये कहे कि मुझे माफ कर दो और जिंदगी में फिर से लौटाओ, चलो माजी भूल के फिर से जीने की कोशिश करें, तो क्या मान लोगी? उसने दर्द से आंखें बंद की और कहने लगी, डर गए कि मैं माफ किए बगैर मर न जाऊं। मैंने कहा कि मरे भी तो साथ मरेंगे। वो मुस्कुराई और बोली, कासिम अब ऐसी बातों पे भरोसा नहीं करती मैं। अब तो वो उम्र नहीं रही जब ऐसी बातें दिल की धड़कन बढ़ा देती थी। अब तो दिल की धड़कन ऐसी बातों में रुक जाती है कि बस बहुत जी लिया। मैंने उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए और कहा कि एक बार माफ कर दो, मैं भूल गया था मैं इंसान हूँ, तो दूसरे भी तो इंसान ही हैं। रिदा खामोश हो गई। मुझे लगा वो मुझे माफ नहीं करेगी और मैं कुछ दिन बाद एक जरूरी काम से लाहौर आया। यहाँ एक कॉन्फ्रेंस थी। वापसी पे मेरी गाड़ी खराब हो गई। रास्ता सुनसान था। अचानक एक तरफ से एक बूढ़ी औरत आती दिखाई दी। मैंने उसे नहीं पहचाना, लेकिन वो मेरे करीब आकर बोली, कल से भूखी हूँ, खाने को कुछ नहीं। मैंने जेब से 500 रुपए निकाले और उसके हाथ पर रख दिए। वापस पलटते हुए उसने मुझे देखा और बोली कि तुम कासिम हो ना? मैं अपना नाम सुन के चौंक गया और हैरानी से देखते हुए बोला कि मैं कासिम हूँ, लेकिन तुम कैसे जानती हो मुझे? उसने कहा, वो वही फकीरनी है जिससे कुछ अर्सा पहले तुम्हें अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई थी और कहा था तुम्हारी माँ सौतेली है। मैंने कहा हाँ, याद आ गया। उसने जो बताया मैं हैरान रह गया। उसने कहा कि कुछ अर्सा पहले एक लड़की मिली जिसे एक्सीडेंट करवा के मारने की कोशिश की गई। बच्चे मर गए लेकिन वो बच गए, तो दुश्मनों ने उसे अगवा करवा दिया। जानते हो उस लड़की के साथ सब कुछ किसने करवाया था? मैंने हैरानी से उस फकीरनी को देखा जो सब कुछ जानती थी। उसने कहा, ये सब कुछ तुम्हारे सौतेले भाई और माँ ने किया था ताकि ना तुम्हारी फैमिली हो और ना उनके हाथ से तुम्हारी कमाई और जायदाद जाए। इस दिन मुझे पता चला था मैं क्या समझता रहा और मेरे रिश्ते क्या निकले थे। रज़ा का अपनी बेटी को मेरी गोद में देकर ये कहना कि तुम्हारी बेटी है और मेरी बीवी को साल बाद फिर से वापस लाना, सब एक मंसूबा था। अल्लाह ने रज़ा से बदला ले लिया। यासिर रज़ा की बेटी को तलाक दे चुका था और मेरा घर उजाड़ता रहा और खुद बेटी की बर्बादी देख रहा था। मैंने घर अलग कर लिया, लेकिन आज तक रज़ा से नहीं कह सका कि तुमने अच्छा नहीं किया। लेकिन आज तक मैं सदमे को भूल नहीं सका। अब तो बूढ़ा हो चुका हूँ। बेटी बाप जैसी निकली, अमेरिका शिफ्ट हो गई। अब मैं और रिदा हैं एक दूसरे के लिए।